दोस्तों आज के लेक्चर में जो आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है नर्सिंग केयर प्लान ऑन मलेरिया, तो हम आज के लेक्चर में यही डिस्कस करेंगे कि मलेरिया के ऊपर में नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाएं या किसी भी डिजीज़ कंडीशन पर आप ये केयर प्लान लगा सकते हैं, यानी कि इसका फॉर्मेट जो हम बताएंगे जहाँ तक वो आप लगा सकते हैं, सेम फॉर्मेट ही होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे चैनल को आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि अगर आप ये नहीं कीजिएगा, लाइक नहीं कीजिएगा, तो मुझे मोटिवेशन फिर कैसे मिलेगा, फिर मैं कैसे न्यू वीडियो बनाऊंगा। तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों अब देखते हैं मलेरिया पर केयर प्लान कैसे बनाते हैं। तो इसके अंदर जैसे सबमिटेड टू सबमिटेड बाय का ऑप्शन आता है, तो सबमिटेड टू में जिसको आप सबमिट कर रहे हैं उस टीचर का नाम, फैकल्टी का नाम, और सबमिटेड बाय में अपना नाम लिख देते हैं। तो ये फॉर्मेट है फ्रंट पेज, ऐसे जाना कोई ज़रूरी नहीं था, फिर भी बताया, आपके टीचर भी बताए होंगे। देखिए सबसे पहले नर्सिंग केयर बनाते समय आइडेंटिफिकेशन डाटा, यानी किसका आइडेंटिफिकेशन, तो पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन डाटा लिखना अनिवार्य होता है। या तो आपको आइडेंटिफिकेशन डाटा दे देगा या फिर क्या देता है, जो उसका जो बायोडाटा होता है पेशेंट का, वो आइडेंटिफिकेशन या बायोडाटा। आप देखिए इसमें क्या क्या लिखना होता है, जैसे कि नेम, किसका नेम, पेशेंट का नेम, एज पेशेंट का, सेक्स मेल है या फीमेल है, वेट उसका, वजन, फादर्स का नाम, ऑक्यूपेशन फादर का कि उसके पिताजी जो है वो क्या करते हैं। देन उसके बाद एजुकेशन ऑफ चाइल्ड, किसका एजुकेशन, चाइल्ड का। उसके बाद रिलीजन, एड्रेस, लैंग्वेज, उसके बाद इन्फॉर्मेंट्स रिलेटिव्स या पेरेंट्स जो भी हो, उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन, कब एडमिशन हुआ है, फिर वार्ड, किस वार्ड में हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर, बेड नंबर, कंसल्टेंट नंबर और डायग्नोसिस। तो ये क्या था, आइडेंटिफिकेशन था, किसका, पेशेंट का। ये आइडेंटिफिकेशन है कि हाउ टू आइडेंटिफाई द पेशेंट, माने कि पेशेंट को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कोई भी हॉस्पिटल में कि एक एक नाम से 2 पेशेंट रहते हैं, उसका एज भी अगर मैच कर गया तो ये सारे चीज़ कवर करने होते हैं, जो बेसिक चीज़ है। तो ये आइडेंटिफिकेशन डाटा में ये सब आएगा। देन प्रजेंट कंप्लेन, अब पेशेंट जो एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में तो वो किस कंप्लेन से एडमिट हुआ है, यानी कि जो पेशेंट हमारा हॉस्पिटल में आया है तो किस कंप्लेन से आया है, तो उसको क्या हो रहा है, देखिए फीवर 5 डेज, 5 दिनों से फीवर है, डायरिया हो रहा है 2 दिनों से, फिर क्या है, क्या है, ग्रंटिंग रेस्पिरेशन, उसके बाद फीडिंग प्रॉब्लम एंड लेथार्जीनेस, वही थकान, उसके बाद सीजर। तो ये सब पेशेंट के कंप्लेन है, प्रजेंट कंप्लेन है। जो चीफ कंप्लेंट लिखिए या प्रजेंट कंप्लेंट लिखिए, उसके द्वारा एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में, तो ये लिखना अनिवार्य होता है। देन इसके बाद प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री। अब प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री में वही आएगा, जैसे कि वो चाइल्ड जो है वो देखिए क्या लिखा है, द चाइल्ड वाज फ्री फ्रॉम सिम्टम्स 5 days ago, then he develops shivering 2 days later, he suffering from the fever. Firstly the child was taken to the near क्या डिस्पेंसरी, आजमगढ़ जयपुर सिटी, आप वहाँ का एड्रेस डाल सकते हैं। तो ये वो लिखिएगा आप, जो उसका प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री है, उसके पास अगर कोई मेडिसिन ले रहा था जो प्रेजेंट में वो। उसके बाद पास्ट या मेडिकल या सर्जिकल हिस्ट्री, अब कोई पास्ट में सर्जरी वगैरह नहीं हुआ है या पास्ट में कोई मेडिसिन नहीं ले रहा है तो आप नोट लिखिएगा, नोट सिग्निफिकेंट, तो जो प्रेजेंट नहीं है। अब उसके बाद ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री, यानी कि ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री आप अगर पीडियाट्रिक का बना रहे हैं, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का बना रहे हैं, तो ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री लिखना इम्पोर्टेंट है। अगर आप नॉर्मल केयर प्लान बना रहे हैं ओनली मलेरिया पर एनी MSN का, तो आप उसमें ये ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री नहीं भी लिखते हैं फिर भी चलेगा। तो इसमें एंटीनेटल हिस्ट्री दिया गया है। देन उसके बाद पास्ट मेडिकल हिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद जो आप वो ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री हो जाने के बाद आप डायरेक्ट कहाँ से आइएगा, फिर ये पास्ट में तो प्री नेटल, पोस्ट नेटल, इंट्रा, वो सब आ जाएगा। उसके बाद डेवलपमेंट, देखिए डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ चाइल्ड, असेसमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंट माइलस्टोन ऑफ चाइल्ड। तो ये
सब किसके अंदर आ रहा है, ऑब्स्टेट्रिक के अंदर ही आ रहा है। यानी उसका देखिए इन बुक, और अगर हम उसका वो भी लिखते हैं क्या बुक के अकॉर्डिंग, जैसे कि जो सोशल स्माइल है बुक के अकॉर्डिंग, पढ़ने के अकॉर्डिंग, हमारे जानकारी के अकॉर्डिंग कितना 2 मंथ में आना चाहिए, लेकिन इसका कब आया 2.5 मंथ में। नेक होल्डिंग, गर्दन को सीधा कर रहा है 4 मंथ में करना चाहिए, लेकिन वो कर रहा है 4 मंथ में। सीटिंग 8 मंथ में, स्टैंडिंग 12th मंथ में। तो ये सब प्रॉपर है, तो ये बुक के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। देन उसके बाद फैमिली हिस्ट्री। अब फैमिली हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होता है किसी भी नर्सिंग केयर प्लान में, आप किसी भी सब्जेक्ट के बना रहे हैं, या तो MSN हो या CHN हो या फिर पीडियाट्रिक्स हो। तो ये फैमिली हिस्ट्री, जैसे कि एज ऑफ मदर, मदर का एज, एज ऑफ फादर, पिता का एज, ऑक्यूपेशन मदर, फादर का ऑक्यूपेशन, उसके बाद सिबलिंग्स वगैरह है या नहीं है, उसके बाद एविडेंस ऑफ एनी जेनेटिक या कम्युनिकेबल डिजीज़ वगैरह। तो ये उस पेशेंट का नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर 3, यानी उस पेशेंट का फैमिली मेम्बर कितने हैं 3, आप जिसका बना रहे हैं उसका कितना है वो उतना मेंशन कीजिएगा आप। फिर नेक्स्ट जो है फैमिली पेडिग्री। अब इसको हम फैमिली पेडिग्री को फैमिली ट्री भी बोलते हैं। जो फैमिली पेडिग्री होती है उसको क्या बोलते हैं, फैमिली ट्री के नाम से भी जानते हैं फैमिली पेडिग्री को। अब जैसे कि फैमिली पेडिग्री बनाते समय जो भी उसका मेन मुखिया है घर का उसका पहले लेंगे जो जीवित है। अब उसके बाद देखिए ये फादर है उनके, यानी पेरेंट्स में फादर है और मदर है। उसके बाद उसके बच्चे जो है वो नीचे है, मेल 3 इयर्स। देन उसका पेडिग्री बनाने के बाद ये आप की टर्म्स भी यहाँ डाल सकते हैं। की टर्म्स में आप ये सिंबल बना करके मेल के लिए कौन सिंबल यूज किए हैं और फीमेल के लिए कौन सिंबल, और पेशेंट के लिए कौन सा सिंबल यूज किया है, तो वो आप दिखा सकते हैं और नहीं भी दिखा सकते हैं। देन सोशियो इकोनॉमिक या कल्चर हिस्ट्री। अब उसका जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है वो क्या है वो मेंशन करेंगे। देखिए इस पेशेंट का ऑक्यूपेशन ऑफ मदर जो हाउस होल्ड वर्क करती है, फादर उसके टीचर हैं, पेरेंट्स का पेरेंट्स जो एजुकेटेड है या नहीं है वो लिख सकते हैं आप, उसका पर मंथ इनकम कितना है, हाउसिंग कंडीशन क्या है और कैसे है। तो ये सब उसमें हाइजीन वगैरह ये सब चीज़ मेंशन कर सकते हैं। तो ये क्या था, सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री था। अब पर्सनल हिस्ट्री में जैसे स्लीप एंड रेस्ट, कैसे सो रहा है, प्रॉपर रेस्ट हो रहा है कि नहीं, इरिटेट हो रहा है और क्या हो रहा है, तो वो आप मेंशन कीजिएगा। फिर बॉवेल एंड ब्लेडर हैबिट या एलिमिनेशन, जो भी एब्डोमेन वगैरह है वो डिस्टेंडेड है, जब उसका कोई साउंड अलग तो नहीं आ रहा है एब्डोमेन का, तो वो एक्टिविटी वगैरह। फिर हैबिट्स और एलर्जी, तो इस पेशेंट को कोई एलर्जी नहीं है तो नो हिस्ट्री ऑफ एलर्जी, या नोट किसी चीज़ के हैबिचुअल नहीं है तो नॉट सिग्निफिकेंट, पता नहीं बता रहा है तो नॉट सिग्निफिकेंट लिख सकते हैं आप। तो ये पेशेंट का क्या था, पर्सनल हिस्ट्री ऑफ एनी पेशेंट आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री या मेडिकेशन आप लिख सकते हैं। इसमें इम्यूनाइजेशन क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये पीडियाट्रिक्स का है, तो पीडियाट्रिक्स में इम्यूनाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहा है तो बच्चे के लिए तो मेनली तो इम्यूनाइजेशन ही है, क्योंकि जन्म लेता है उसी समय से उसको इंजेक्शन लगना शुरू हो जाता है। तो इस पेशेंट को वैक्सीन, देखिए वैक्सीन क्या क्या लगा है, BCG लगा है और हेपेटाइटिस B, OPV कब लगा था, बर्थ के समय। तो ये तो सबको लगता है, आपको भी लगा होगा, हमको भी लगा है। तो ये बर्थ के समय में। रिमार्क में क्या दिया गया है कि नहीं दिया गया है, तो ये गिवन दिया गया है। फिर पेंटावेलेंट OPV 10 वीक पर, 14 वीक पर और 18 वीक पर दिया गया है, तो हाँ दिया गया है। फिर मीजल्स का 9 मंथ पर डोज लगता है, ये भी गिवन। और ये याद भी रखने योग्य, अगर आप मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट हैं, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल याद भी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पर हम वीडियो बना करके डालेंगे। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है, अगर आप लोगों को याद है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट में बताएं तो वो भी बना करके डाल देंगे। फिर मीजल्स 9 मंथ पर लगता है। TT 10 ईयर्स 15 to 16 ईयर्स, जो TT का डोज है कब लगता है, 10 ईयर्स और 15 to 16 ईयर्स। तो ये इम्यूनाइजेशन है, हिस्ट्री है। दोस्त एक आवश्यक सूचना नोटिस है कि अगर अभी भी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप लाइक नहीं कीजिएगा, कमेंट नहीं कीजिएगा तो फिर मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगा, फिर कैसे मैं बनाऊंगा।
तो मोटिवेशन मिलेगा फिर कि मुझे पता चले कि हाँ मेरे वीडियो को कोई देख रहा है, क्या रिएक्शन कर रहा है मेरे वीडियो पर, तो वही देख करके मैं वीडियो बनाने का कोशिश करता हूँ। उसके बाद TT 10 to 10 ईयर्स 15 to 16 ईयर्स पढ़ा है नहीं पढ़ा है। तो ये उसके बाद जो भी मेडिसिन वगैरह था, अगर अदर वैक्सीन वगैरह पड़ा है कोई टाइफाइड का, MMR का, तो वो मेंशन आप कर सकते हैं, जापानीज इंसेफ्लाइटिस का वो। देन फिजिकल एग्जामिनेशन। अब फिजिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट करते हैं। वो तो पूरा आइडेंटिफिकेशन डाटा ही था, उसके परिवार का था, सोशियो पर्सनल, फैमिली पेडिग्री, तो वो सब पूरा उसका पर्सनल हिस्ट्री ही था और पर फैमिली हिस्ट्री था। अब उसका एग्जामिनेशन यहाँ से सेकेंड स्टेप स्टार्ट होता है नर्सिंग केयर प्लान का। अब ये फिजिकल एग्जामिनेशन फर्स्ट स्टेप में था आइडेंटिफिकेशन डाटा, अब सेकेंड स्टेप में फिजिकल एग्जामिनेशन है दोस्तों। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में देखिए जैसे कि जनरल कंडीशन ऑफ चाइल्ड, कैसा कंडीशन है चाइल्ड का, तो कंफर्टेबल है, एनॉक्जियस है, रेस्टलेस है, टॉनिक पोस्चर है। तो इस पेशेंट का क्या है, रेस्टलेस है, आप उसका जैसा होगा वो लिखिएगा। फिर पेशेंट इज क्या है, कॉन्शियस है, यहाँ ड्राउजी है, तो ये। फिर वाइटल साइन, और वाइटल साइन आप चार्ट के थ्रू भी दिखा सकते हैं कि नॉर्मल वैल्यू और पेशेंट वैल्यू कितना है, तो वो अब इसका वाइटल साइन 100.8 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या है, बॉडी टेम्परेचर है। उसके बाद पल्स कितना है, 124 ब्रीथ पर मिनट है। देन रेस्पिरेशन 35 ब्रीथ पर मिनट है। उसके बाद बीपी इसका कितना है, 70/80 mmHg। तो इस पेशेंट का जो बीपी है वो 70 से 88 mmHg है। अब उसके बाद क्या है, एंथ्रोपोमेट्री ऑफ चाइल्ड, यानी कि उसके एज, वेट, हाइट, वही हेड सरकमफ्रेंस वगैरह। तो वो वेट कितना है, 8 kg का है, हाइट कितना है, 85 सेंटीमीटर है, हेड सरकमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर है। देन उसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ हेड, नेक एंड फेस। अब एक ही साथ हम करते हैं, जैसे कि शेप ऑफ हेड कैसा है, तो नॉर्मल शेप है हेड का। एंटीरियर फॉन्टेनल कैसा है, क्लोज्ड है। उसके बाद पोस्टीरियर फॉन्टेनल फ्यूज्ड है, जो भी है उसका वो आप लिखिएगा। फिर एग्जामिनेशन ऑफ आइज, ईयर, नोज एंड चिन। उसके बाद हम किसका एग्जामिनेशन, आइज का, ईयर का, नोज का और चिन का, यानी थोड़ी जो दाढ़ी होती है उसकी। फिर उसके बाद जो भी आइज के सैलेट ग्रे इन कलर, ड्राई है आई, वो है ब्लिंकी है, दिखता है नहीं दिखता है, ब्लाइंडनेस है, वो सब। उसके बाद स्नीजिंग, गैबुलर रिफ्लेक्स आर प्रेजेंट या नहीं। फिर फ्लोरिंग ऑफ नेयर्स, तो ये सब। उसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ माउथ एंड थ्रोट। उसके बाद हम किसका एग्जामिनेशन करते हैं, माउथ और थ्रोट का, गला का एग्जामिनेशन करते हैं, माउथ में जो भी चीज़ है वो। फिर उसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ नेक, फिर नेक का शॉर्ट है, लंबा है, सीधा है, ये तो थिक है, सिमेट्रिकल नेक है, टॉनिक है, वो रिफ्लेक्स प्रेजेंट है, घूम रहा है, मुड़ रहा है कि नहीं मुड़ रहा है, साइड, लेटरल साइड। तो ये अब इजी भाषा में बता रहा हूँ, मुड़ना घूमना यही होता है, एक ही होता है। उसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ स्किन एंड नेल। अब जो भी उसका स्किन का एग्जामिनेशन, फिर उसके बाद नेल का, स्किन ड्राई है क्या है वो। फिर चेस्ट का एग्जामिनेशन, चेस्ट किस शेप का है, कैसा है। फिर एग्जामिनेशन ऑफ एब्डोमेन, किसका एग्जामिनेशन, पेट का। मैंने सिस्टमेटिक बोला था तो हम सिस्टमेटिक करते जा रहे हैं, यानी ऊपर से नीचे। पहले हेड का किए थे, फेस का किए थे, नेक का कर रहा है, चेस्ट का कर रहा है, फिर एब्डोमेन पर आ गए, फिर एब्डोमेन का करेंगे। फिर एग्जामिनेशन ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी, जो अपर एक्सट्रीमिटीज़ है उसका, पूरा अपर एक्सट्रीमिटीज़ में जो भी आता है सब, फिंगर्स वगैरह का, नेल का, उसके बाद पल्स वगैरह जो भी है, रेंज ऑफ मोशन कर रहा है हाथ वगैरह कि नहीं। फिर लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का सेम उसी तरह से। फिर एग्जामिनेशन ऑफ किसका, लास्ट में जेनेटेलिया करते हैं, यानी अपर और लोअर होने के बाद किसका एग्जामिनेशन करते हैं, जेनाइटल रीजन का, यूरेथ्रा वगैरह का, टेस्टिस, स्क्रोटम, अगर मेल है तो, फीमेल है तो वेजाइना वगैरह, सर्विक्स जो भी है वो फीमेल का अलग। उसके बाद सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन में अलग अलग सिस्टम काम करेंगे। कार्डियोवास्कुलर का देखेंगे किस तरह का है, तो इसका टैकीकार्डिया में है, यानी 124 ब्रीथ पर मिनट है, जो भी है। बॉडी कैसा है, पेलोर है। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या, पल्स रेट वगैरह जो है वो ये टैकीपिनिया में गया हुआ है। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसा है, यानी लेथार्जी, थकान फील कर रहा है, वो इस पेशेंट का है।
उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम वो लिख सकते हैं। देन मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, तो ये सारे कि क्या था, सिस्टम के अकॉर्डिंग फिजिकल एग्जामिनेशन था। जो पेशेंट एडमिट हुआ है हमारे हॉस्पिटल में आया है, उस पेशेंट का ये था क्या, फिजिकल एग्जामिनेशन। अब साइन एंड सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स में देखिए दोस्तों, बुक में दिया हुआ है वो पेशेंट में है अवेलेबल कि नहीं उसके अकॉर्डिंग। जैसे डिस्निया, डिस्निया पेशेंट के पास है, हाँ प्रेजेंट है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ तो हो रहा है। डायरिया प्रेजेंट है, फास्ट ब्रीथिंग यस प्रेजेंट है, फीवर प्रेजेंट है, सीजर प्रेजेंट है, इनेबिलिटी टू फीड प्रेजेंट है, सिवरिंग प्रेजेंट। तो यानी ये सारी समस्या प्रेजेंट को हो रहा है, जो बुक के अकॉर्डिंग है वो भी हो रहा है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, अब हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन में क्या करते हैं, तो जो भी उसका टेस्ट है सीवीसी वगैरह है, जो भी काउंट है, तो इस पेशेंट के इन्वेस्टिगेशन में देखिए क्या क्या है। एचबी है, हीमोग्लोबिन किया गया है, जो वैल्यू कितना है 11.8 ग्राम पर डीएल, और नॉर्मल वैल्यू कितना होता है 12 से 18 ग्राम पर डीएल होता है। तो पेशेंट का कितना है 11 आया, यानी कम आया है थोड़ा। उसके बाद टीएलसी 9.57 क्यूबिक मिलीमीटर होता है। डीएलसी न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल, मोनोसाइट, बैसोफिल, आरबीसी काउंट, सीपीआर। अगर आप किसी पेशेंट का सीबीसी रिपोर्ट उठाकर देखेंगे तो ये सारे टेस्ट दिखेंगे। प्लेटलेट वगैरह, सीरम, बिलिरुबिन, टॉलरेट, एसजीओटी, एसजीपीटी। तो ये उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद अब ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट में मेडिकेशन चार्ट भी आप लिख सकते हैं या ट्रीटमेंट भी। अब इस मलेरिया वाले पेशेंट, ये तो हमारा मलेरिया पेशेंट है, तो इसका ड्रग्स वगैरह कौन कौन सा, जैसे इंजेक्शन आरएल इंजेक्शन के थ्रू दे रहे हैं, यानी आईवी दे रहे हैं 100 ml, तो क्या दे रहे हैं 100 ml दे रहे हैं। उसके बाद QID, अब ये आप लोग कमेंट में बताइए कि QID क्या होता है। अगर आप लोग जानते हैं तो QID बताइए कि क्या होता है। देन उसके बाद इंजेक्शन ऑफ सेफ्ट्रीट्रैक्सोन, सेफ्ट्रीट्रैक्सोन कितना 500 mg, 500 mg हम दे रहे हैं। और क्या दे रहे हैं, BD दे रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट इंजेक्शन कौन सा दे रहा है, अमीकासिन इंजेक्शन दे रहे हैं। अमीकासिन इंजेक्शन कितना mg का दे रहा है, 100 mg का देख रहे हैं। जो अमीकासिन इंजेक्शन है वो क्या है, एंटीबायोटिक है, तो इसका एक्शन ये दिखाया गया है। दोस्तों आप लोगों का अभी तक कमेंट नहीं आया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे QID हुआ, BD हुआ, OD हुआ, SOS हुआ, TDS हुआ, तो ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए QID जो होता है वो 4 टाइम्स होता है, यानी दिन में अगर आप 4 बार देते हैं तो 4 टाइम्स, दिन में 2 बार देते हैं सुबह शाम तो BD, दिन में 1 बार देना है तो OD, अगर इमरजेंसी में देना है तो SOS या स्टेट। उसके बाद TDS माने दिन में 3 बार देते हैं। तो ये याद रखना बहुत ही ज़रूरी है सभी को। देन इंजेक्शन RL जो था वो क्या था, मल्टी इलेक्ट्रोलाइट था। उसके बाद देखिए सेफ्ट्रीट्रैक्सोन एंटीबायोटिक है, अमीकासिन क्या है एंटीबायोटिक है। फिर सिरप एक जिंक का दे रहा है जो 2.5 ml का दे रहे हैं। उसके बाद एसेट जो है इंट्रोबेसिलस दे रहा है एंटीडायरियल का लिए। फिर सिरप दे रहा है PCM 3 ml एंटीपायरेटिक है। ऑक्सीजन बाय मास, जो ऑक्सीजन है किसके थ्रू, मास के थ्रू दे रहे हैं। देन उसके बाद नर्सिंग प्रोसेस। अब नर्सिंग प्रोसेस में अगर आप लोग पढ़े होइएगा तो उसमें क्या क्या आता था, असेसमेंट आता था, नर्सिंग डायग्नोसिस आता था, गोल आता था, प्लानिंग यानी इंटरवेंशन आता था, इम्प्लीमेंटेशन आता था, फिर इवेलुएशन, तो वही है इसमें। अब जैसे इसका पेशेंट है नर्सिंग प्रोसेस में, इसका असेसमेंट हम किए, जनरल कंडीशन वगैरह असिस्ट किए हैं, पेशेंट का हिस्ट्री वगैरह जो अभी आप लिए हैं वो। फिर नर्सिंग डायग्नोसिस क्या क्या हो सकता है, यानी रिस्क फॉर ट्रॉमा और सफोकेशन रिलेटेड टू सीजर, सीजर के कारण क्या क्या हो रहा है, जो ट्रॉमा वगैरह और सफोकेशन, जो मतलब कि जैसे रिस्क, अब ट्रॉमा होने के चांसेस भी हो सकते हैं ना, किससे, सीजर से। फिर इम्बैलेंस न्यूट्रिशनल लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, तो ये बॉडी अगर उस पेशेंट के शरीर में जो भी न्यूट्रिशन है उसका रिक्वायरमेंट
कम हो गया, माने कि जो भी उसका अकॉर्डिंग लेना चाहिए था वो कम हो गया है, तो उस पर कैसे आप क्या प्रोवाइड करेंगे वो सब। फिर अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर, जैसे हाइपरथर्मिया हो गया है किसके द्वारा, इन्फेक्शन के द्वारा, तो उसका क्या एनसीपी होगा, तो वो सब हम आगे देखेंगे। यानी सभी डायग्नोसिस पर हम नर्सिंग केयर प्लान बनाएंगे कि हम उस पेशेंट का क्या गोल होगा, यानी हमारा गोल तो वही होगा कि कम करना है उसको, उसके बाद उससे प्रमोट दिलाना है, उसको बेटर फील करवाना है, तो उस सब के बारे में हम आगे देखेंगे। तो ये नर्सिंग डायग्नोसिस था। देन अब जो डायग्नोसिस हमको देखना है वो ये है, देखिए अब नर्सिंग केयर प्लान मेन ये इम्पोर्टेंट है। अब केयर प्लान, अब केयर प्लान में आप लोगों ने देखा कि प्रोसेस में असेसमेंट होता है, नर्सिंग डायग्नोसिस होता है, डिजायर्ड आउटकम होता है, इंटरवेंशन यानी वही प्लान होता है, फिर डिजायर्ड आउटकम मतलब गोल, फिर इम्प्लीमेंटेशन जो आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, और रेटिनोल उससे क्या हो रहा है, और इवैल्यूएशन लास्ट, यानी इस पेशेंट का असेसमेंट। अब असेसमेंट में तो हम पहले ही कर चुके हैं, तो इसमें क्या असेसमेंट, जैसे सब्जेक्टिव डाटा, यानी पेशेंट जो बताता है वो सब्जेक्टिव, और हम ऑब्जर्व करके जो लिखते हैं वो ऑब्जेक्टिव डाटा। अब जैसे इस पेशेंट को बताया कि बैलेंसिंग डिफ़िकल्टीज, रिड्यूस मसल हैंड और आई कोऑर्डिनेशन, रिड्यूस सेंसेशन, यानी ये सारी समस्या है इस पेशेंट को। फिर इसका डायग्नोसिस क्या बनेगा, रिस्क फॉर ट्रॉमा, किसके कारण हो रहा था, ट्रॉमा के कारण हो रहा था। अब बैलेंसिंग नहीं कर पा रहा था, अपने माइंड को पूरा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था, किसी से आँख बात नहीं कर पा रहा था सही से, तो ये सब ट्रॉमा वगैरह के कारण हो रहा था। फिर उसके बाद हमने ऑब्जर्व किया कि रिदमिक टीचिंग, स्टिफ कॉन्ट्रैक्शन, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। अब तो जब उसको नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम ऑलरेडी प्रेजेंट हो रहा है, सीजर आ रहा है, झटके आ रहा है, तो वो कॉर्डिनेस पूरा कॉन्शियस तो रहेगा नहीं, तो वही है। फिर उसके बाद टू मिनिमाइज रिस्क ऑफ सीजर, अब हम उसको पेशेंट को क्या सीजर जो भी है रिस्क है उसको क्या कम करना है। उसके बाद नेक्स्ट ये हमारा क्या है गोल था। अब इंटरवेंशन जो भी आप असेसमेंट किए हैं, आइडेंटिफाई किए हैं, तो वो आप मेंशन कीजिएगा। देन अब इम्प्लीमेंटेशन जो आप अप्लाई कर रहे हैं पेशेंट के ऊपर वो, और उससे क्या बेनिफिट्स मिल रहा है वो, तो वो रेटिनॉल में आता है। और लास्ट हमारा क्या है इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन में क्या आएगा, जैसे कि इवैल्यूएशन क्या आएगा, जैसे में इसमें आया इस पेशेंट का मिनिमाइज एंड मैनेज द थ्रेट ऑफ सेफ्टी, रिड्यूस रिस्क फैक्टर, यानी जो रिस्क हो रहा था वो कम हुआ, ये सारे कुछ अप्लाई करने के बाद। तो ये पूरा होल एक नर्सिंग केयर प्लान था। उसी तरह हम जो 5 डायग्नोसिस देखे थे उस पांचों के ऊपर मैंने बनाया है, और ये सेकेंड है उस पेशेंट का, सेकेंड क्या है एनसीपी है, नर्सिंग केयर प्लान सेकेंड है। आप लोग शॉर्ट में एनसीपी मत लिखिएगा, ये सेकेंड एनसीपी है उस पेशेंट को। जो सेकेंड एनसीपी में क्या है इसका पेशेंट का प्रॉब्लम, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन, यानी डिजीज कंडीशन होने के कारण जो उसके बॉडी से किसका इम्बैलेंस हो गया, न्यूट्रिशन का, उसी को फुलफिल करना है। यानी हमको गोल क्या है, टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चाइल्ड, यानी उस चाइल्ड के न्यूट्रिशनल स्टेटस को क्या करना है, इम्प्रूव करना है। तो ये उस पेशेंट का क्या है सेकेंड एनसीपी है। देन उसके बाद ये भी वही है। फिर उसका थर्ड एनसीपी, ये तो हम ये पूरे टोटल 5 बनाए, ये आप लोग मेंशन कर लीजिएगा, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। थर्ड एनसीपी क्या है, अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर, उसके बाद हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू इन्फेक्शन एविडेंस बाय हाइपरथर्मिया, तो ये थर्ड है एनसीपी। तो ये इंटरवेंशन, इम्प्लीमेंटेशन, रेटिनॉल और इवैल्यूएशन, तो ये थर्ड एनसीपी है किसका, उस चाइल्ड का। देन उसके बाद ये फोर्थ एनसीपी है। तो आप लोग बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं आप। अब समझ में आ रहा होगा कि कैसे नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं एक्चुअली। तो ये कम से कम 2 या 3 बनाना इम्पोर्टेंट ही होता है। उसके बाद हम ये लास्ट है, लास्ट क्या है, नॉलेज डिफिशिएंट
जो रिगार्डिंग कंडीशन ट्रीटमेंट केयर रिलेटेड, ये देखिए नॉलेज डिफिशिएंट सभी में कॉमन होता है। जितने भी आप नर्सिंग डायग्नोसिस लिखते हैं डिजीज का, ये सब में नॉलेज डिफिशिएंट और न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस कुछ में लगा सकते हैं। तो ये कॉमन है। जैसे कि हॉस्पिटल जो एंजाइटी हो रहा है किसके कारण, हॉस्पिटलाइजेशन के कारण, ये भी एक कॉमन एनसीपी है। तो ये आप बना सकते हैं। तो ये टोटल क्या था, नर्सिंग केयर प्लान था, 5 नर्सिंग केयर प्लान। अब उसके बाद जो भी उसका प्रोग्नोसिस वगैरह हुआ है वो, देन लास्ट में हेल्थ एजुकेशन लिखना इम्पोर्टेंट है। अब हेल्थ एजुकेशन आप क्या क्या दे सकते हैं उसके फैमिली मेम्बर्स को, उस पेशेंट को अगर कॉन्शियस है तो ये हेल्थ एजुकेशन। देन उसके बाद उसका समरी, फिर बिब्लियोग्राफी कि आप किस बुक से लिखे हैं वो, बिब्लियोग्राफी लिखने के बाद द एंड। तो ये ही पूरा नर्सिंग केयर प्लान होता है अगर आप किसी भी डिजीज़ कंडीशन पर बनाते हैं। आई होप सभी को समझ में आया होगा और आगे से प्रॉब्लम भी नहीं होगी कि हमें किसी भी टॉपिक पर अगर नर्सिंग केयर प्लान मिलते हैं तो आप इजीली बना लिए होंगे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए चैनल को, जिससे आपके दोस्त को भी इजीली हेल्प मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।